Okay, so today we are going to now move on with the diagrammatic part, जो अपना थर्ड पार्ट है इन प्रेजेंटेशन. मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का थर्ड पार्ट था जो कि था डायग्रामेटिक, एंड इज ऑल्सो द थर्ड पार्ट ऑफ माय स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का ये. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. अच्छा है, आसान सा है, एकदम बेसिक है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे. और इसके बाद में अपन यहाँ पे मैं वैसे बोल सकता हूँ बेसिकली कि ना तुम्हारा यहाँ पे ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा हो चुका है, बट देयर आर फ्यू स्टैटिस्टिकल टर्म्स, डेफिनेशंस जिसको बोलते हैं. जैसे एक क्लास इंटरवल देखा अपन ने, है ना, एक क्लास इंटरवल देखा था यहाँ पे कहीं पे तो भी, कोने में किधर तो भी, ये रहा, जिसमें मैंने तुमको बताया था कि अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट क्या होता है. फिर अपन ने थोड़ा बात एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव के बारे में भी बात किया था, जो कि बहुत ही ब्रीफली था. एक नाम के ऊपर से अपन उसका एक अंदाजा लगा रहे थे कि एक्सक्लूसिव क्या होगा, इंक्लूसिव क्या होगा. ये सब चीज़ों को और डिटेल में पढ़ा जाता है, क्योंकि आगे स्टैटिस्टिक्स में अपने को बहुत इस्तेमाल होती है, ये सब चीज़ें काम में आती है. सो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है ये सब चीज़ें. और ये सब चीज़ें ये यहीं पे सीखी जाती है बेसिक चैप्टर में, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में. बट मेरा ऐसा मानना है फिलहाल तो ये बहुत बेसिक है जो अपन कर रहे हैं. इसके अलावा जो बेसिक कुछ रहेगा वो मैं इसमें डालूंगा. एल्स बाकी कुछ चीज़ें जो है वो मे बी ये चैप्टर में मॉड्यूल में होगी, पर मैं उसको आने वाले चैप्टर्स में ले लूंगा, क्योंकि वहां पे उसका रेलेवेंस होगा. तो मैं वहीं से उसको चालू करूंगा चैप्टर को, तो वहीं से तुम्हारा पेज पिकअप होगा. तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने ये पिछली वीडियो में देखा था अब तुमको याद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो वो एक लिंक बना रहेगा, इसलिए मैं भी वैसा करूंगा. तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जो इसमें हो लेकिन मॉड्यूल में हो, लेकिन ये सेशंस में नहीं रहेगा. इट माइट बी इन नेक्स्ट चैप्टर सेशन, ताकि वो वहां पे तुम्हारा लिंक के साथ कवर हो जाए. Anyways, so we will move on with the third part of the statistical description of data, and that is diagrammatic representation. So मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे. ये रहा diagrammatic representation. Diagrammatic बोलो या graphical representation बोलो. Let me zoom it properly ताकि आपको अच्छे से लिखने को भी हो जाए और दिखे भी. So डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो ये होता क्या है बेसिकली, अगर अपने पास में कोई डेटा है, अभी तक के जो अपन कर रहे थे वो ये था कि भाई डेटा को लिख के रख दो, डेटा को टेबल के फॉर्म में डाल दो. पर अब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसमें मैं डेटा को ड्राइंग के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में लिख के रख रहा हूं, ग्राफ के फॉर्म में या ड्राइंग के फॉर्म में लिख के रख दे रहा हूं. That is something diagrammatic और graphical representation. So diagrammatic में आ जाता है अपना, लाइन डायग्राम, नेक्स्ट आता है बार डायग्राम और आता है पाई डायग्राम. लाइन डायग्राम अपने को पता है, ये डायग्राम एज इन ये ग्राफ टाइप बनता है. यहाँ पे इसमें ग्राफ बनते हैं. इन सब में ग्राफ बनेंगे, बट अलग अलग टाइप के ग्राफ बनेंगे, और कैसे बनेंगे अपन वो देखेंगे. बट खैर एक तुमको एक बेसिक आइडिया दे दूं मैं, तो लाइन डायग्राम ये सबको पता है कि एक लाइन के फॉर्म में ग्राफ रहेगी, सारे डेटा का प्लॉटिंग होगा. ये सब चीजें पता होनी चाहिए तुमको, ठीक है. सारे डेटा का प्लॉटिंग होगा ग्राफ पे, और उसके थ्रू जब अपन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन के फॉर्म में मेरे को डायग्राम मिलेगा. दैट इज समवॉट लाइन डायग्राम इज. बार डायग्राम क्या होगा कि मेरे को बार के फॉर्म में मिलेगा. चॉकलेट बार रहता है ना अपनी, ऐसा रेक्टेंगल्स, ये फॉर्म में मिलेगा. और ये अपन ने देखा भी है बहुत सी बार, बहुत सी बार लोग बड़े बड़े इसमें कंपनीज में प्रेजेंटेशन में ये यूज करते हैं, बार डायग्राम. एंड ऑल्सो लास्टली पाई डायग्राम, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपन, बहुत सी बार देखा होगा तो तुमने. फिर हर एक को अलग अलग कलर दे देते हैं, और फिर यहाँ पे वो कलर के रिस्पेक्टिव बॉक्सेस बना लेते हैं, और यहाँ पे वो लोग नाम लिख लेते हैं कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. और फिर अपने आप अप्रोप्रिएटली हर एक को एक डिस्ट्रीब्यूशन ये मिल जाता है, और अपन उससे से समझ लेते कि किसको कितना मिल रहा है, किसको कितना नहीं मिल रहा है. सो अपने को ये देखने में काम में आ जाता है कि भाई डायग्रामेटिक से सबसे, अगर तुमको आसान भाषा में बोलूँ तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपना थोड़ा वर्कलोड बढ़ा भी देता है थोड़ा सा, बट इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंड पिक्चर वेरी नीटली एंड एक अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देता है वो अपने को कोई भी चीज़. और मोस्टली जब तुम बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हो तो उनका एनुअल रिपोर्ट वो सब बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें ये सब वो लोग यही यूज़ करते हैं. बार डायग्राम, पाई डायग्राम, समटाइम्स दे यूज हिस्टोग्राम ऑल्सो. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का इतना काम नहीं है, बट होता है ना. सो ये तीन चीज़ें जो है ना बहुत डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है. ये तीन भी नहीं एक्चुअली, ये तीन और ये चौथी, ये बहुत होती है यूज़.
अगर तुम कॉर्पोरेट फील्ड में जाओगे और कभी देखोगे तुम कंपनी उनका इसका कंपनीज का, तो उसमें होती है ये सब चीज़ें. एनी हाउ, सो व्हाट लाइन डायग्राम इज, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आ जाते हैं अपन. सो इफ यू हैव टू राइट दिस, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड नाउ राइट इट. एग्जैक्टली, डायग्रामेटिक line diagram. When data vary over time, we take line diagram. बहुत वैरी कर रहा है ओवर द टाइम, तब अपन लाइन डायग्राम लेते हैं. मतलब क्या, हर एक मोमेंट पे वो वैरी कर रहा है. मतलब जैसे ये हो गया एक महीना, ये हो गया दूसरा महीना, ये हो गया तीसरा महीना, ये हो गया चौथा महीना, हर महीने पे कुछ ना कुछ वैरी हो रहा है डेटा. सो उस समय पे मैं लाइन डायग्राम यूज करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे को छोटे छोटे प्लॉट्स बनाने होंगे और फिर वो डॉट्स को कनेक्ट करना होगा. सो उस बेसिस पे मैं लाइन डायग्राम यूज करता हूं. सो लाइन डायग्राम तब यूज होता है जब लाइन डायग्राम तब यूज होता है व्हेन डेटा वैरी ओवर टाइम. वैरी कर रहा है बहुत ज्यादा, है ना. ऐसा नहीं है कि पहले 5 महीने के लिए एक जैसा डेटा है, आने वाले 5 महीने के लिए एक जैसा डेटा है. हर एक महीने के लिए डेटा बदल रहा है या हर 15 दिन में डेटा बदल रहा है. सो इन सच केस लाइन डायग्राम इज प्रेफरेबल, तो अपना डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. इट इज नॉट मच अट्रैक्टिव, हेंस नॉट इंपॉर्टेंट. अब अट्रैक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा डेटा भी आ जाता है तो बस एक लाइन रिप्रेजेंट होती है, बस बाकी कुछ नहीं होता है. मतलब ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे. कुछ डेटा नहीं, इतना कुछ नहीं, इतना अट्रैक्टिव नहीं है ये. ठीक है. और ये 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने लाइन डायग्राम के. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एक, मतलब बढ़े जा रहा है. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सेकेंड वाला. ऊपर यहाँ पे देखो बहुत हाई पे था, फिर यहाँ पे देखो कम हो गया, और फिर यहाँ पे देखो एकदम कम हो गया. सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. एंड दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ लाइन डायग्राम, जिसमें सिर्फ लाइंस है ऐसे बस, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दिखने में, और मेरी हैंड ड्राइंग से तो बिल्कुल भी नहीं. ओके, सो ये भी एक फॉर्म ऑफ लाइन डायग्राम ही है. सो क्या है लाइन डायग्राम? बेसिकली जब डेटा बहुत वैरी करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उस समय पे अपने को अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो उस समय पे भी यूज लाइन डायग्राम. और प्लॉटिंग कैसे होती है वो सब अपने को पता ही है लाइन डायग्राम की. हाउ डू वी प्लॉट अ डायग्राम लाइन? क्या बस पॉइंट्स लेना है हर महीने का. मंथ ले लो जो एक्स एक्सिस पे चले जाएगा, तुम्हारा सेल ले लो जो वाई एक्सिस पे चले जाएगा, प्लॉट कर लो. तुम पॉपुलेशन लेना चाहते हो तो तुम ईयर ले लो, यहाँ पे पॉपुलेशन ले लो. ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है तुमको. मैं बस तुमको बताना है कि लाइन डायग्राम होता क्या और कब इस्तेमाल करते हो उसको. ठीक है. नेक्स्ट, बार डायग्राम. कितने हैं अपने पास में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन? पहला था लाइन डायग्राम, दूसरा है बार डायग्राम, और तीसरा है पाई डायग्राम. बार डायग्राम पे आ जाते हैं. तो मैंने तुमको बोला था एक ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ वेरिंग लेंथ एंड ऑफ वेरिंग लेंथ. लेंथ वेरी होगी लेकिन विड्थ इक्वल रहेगी. लेंथ वेरी होगी. लेंथ यानी क्या? ये लेंथ है और ये क्या है? विड्थ है. ये विड्थ, इफ यू आर एबल टू सी नाउ, ये विड्थ है और ये क्या है? लेंथ है. लेंथ वेरी होगी एज यू कैन सी, विड्थ वेरी नहीं होगी एज यू कैन सी. विड्थ एक जैसी ही है, बस लेंथ वेरी हो रही है. तो ऐसे टाइप के जब रेक्टेंगल्स के फॉर्म में अपना ये आ जाता है ग्राफ, तब अपन बोलते हैं कि ये बार डायग्राम है. और बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेक्टेंगल के फॉर्म में है. अब बार डायग्राम 3 इसमें डिवाइडेड है. सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम. सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है. मतलब ये सब चीजें आपको मैं अगर बता दूं तो बताता हूं इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट. बट फिलहाल तो 1 मिनट यहाँ पे देख ही लो आप. सिंपल यानी क्या हो गया कि भाई सेपरेटली आपके विड्थ है, सेपरेटली आपके पास में बार पड़े हुए, बस सेपरेटली एक एक बार डिनोट कर रहा है कोई ना कोई चीज को. ओके, मतलब ये पहले 5 से लेके 10 साल का कुछ रिकॉर्ड बता रहा है. ये फिर ये जो है वो मेरे को जूम करके अच्छे से लिखना पड़ेगा. बीच में गैप है, थोड़ा बीच में गैप है. ये ऐसा डेटा बता रहा है. विड्थ इक्वल रहेगी तो मतलब विड्थ इक्वल रहेगी मतलब ये सेम रहेगा. सो अगर मेरे को चाहिए ना, सो मैं इसको अच्छे से भी लिख सकता हूं. 5 का 16 ही आएगा बरोबर. मैंने सही लिखा था पहले. 16 माइनस 11 कितना होता है? विड्थ इसके 5 आ रहा है ना. हाँ, 5 का गैप आ रहा है बरोबर. 22 माइनस 17 इज 5. देखो विड्थ भी सेम है लेकिन लेंथ इसकी बदलते चले. पहले 5 साल में पॉपुलेशन
इतना था, ठीक है। उसके बाद में 5 साल में पॉपुलेशन और बढ़ा, 5 साल में और पॉपुलेशन बढ़ा, सो 5-5 साल का अपन ने ट्रैक रखा। ये हो गया सिंपल। अब आ जाओ मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है बेसिकली, देखो मल्टीपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे दूं तो ये है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट और लिटरेसी रेट भी किसमें आ रहा है, ये मेल, ये दिख रहा है ना, हाँ फीमेल, और मेल फीमेल नहीं ले लेते अपन, इसमें लेते हैं अपन टीनेजर, यंग और एडल्ट, ठीक है। टीनेजर, यंग और एडल्ट की लिटरेसी रेट अपन चेक कर रहे हैं। सो मेरे को कलर्स चेंज करने दो अभी अच्छे से। ये टीनेजर, ये यंग और ये एडल्ट, ठीक है। सो जो पहला है वो टीनेजर का डिनोट कर रहा है, जो दूसरा है वो यंग को डिनोट कर रहा है, और जो तीसरा है वो किसको डिनोट कर रहा है, एडल्ट को। सो पहले कुछ साल में इतना उनका लिटरेसी रेट था, टीनेजर, यंग, एडल्ट, और बाद में कुछ ये समझो 1 से लेके 5 तक के का था, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और ये 6 से लेके 11 तक के का है। पहले 11 साल में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। या ऐसा भी नहीं लेते हुए, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप इसमें फिलहाल के लिए तो सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो है मल्टीपल बार डायग्राम है। मल्टीपल बार डायग्राम जिसमें एक से ज्यादा लोगों की चीजें चल रही है, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। कोई भी अपना कैसा भी टाइम फ्रेम यहाँ पे ले सकता है, एक्स एक्सिस पे कोई भी कैसा भी अपना टाइम फ्रेम ले सकता है, कोई भी कैसा भी पीरियड ले सकता है, जिसको जैसा चाहिए वैसा। सो ऐसा इतना ऐसा जितना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अभी वो एक्चुअली इतना एक्सप्लेनेशन इसके लिए इसमें भी इतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इतना कुछ है नहीं। यस, तो ये हो गया मल्टीपल। अब आता है सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड में लेट्स से मैं वापस तुमको बता दूं। सो ये हो गया आर्ट्स के स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट्स, और ये हो गए मेरे साइंस के स्टूडेंट्स। सो एक ही साल में, ये साल में इन ईयर लेट्स से 2005 आर्ट्स के कितने स्टूडेंट ने एनरोल किया, कॉमर्स में कितने एनरोल किया और साइंस में कितने एनरोल किए, तो ये मेरे को दे देता है, ठीक है। टाइम फ्रेम तुम कैसा भी ले लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैंने ले लिया ये 1 साल के लिए 5, ये 2005, ये 2006, ये भी तुम यहाँ पे भी ले सकते हो। 2005 का है ये सिर्फ, और ये 2006 का है सिर्फ। तुम्हारे ऊपर है तुमको कैसा लेना है वो डेटा, तुम कैसा उसको स्प्रेड करते हो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। ये 2005 का है मेरा। सो 2005 में मैंने आर्ट्स में हुए थे एडमिशन कुछ 10, कॉमर्स में हुए थे कुछ 20, बट इतनी है, कॉमर्स में एडमिशन वाले इतनी है, और साइंस में हुए थे यहाँ पे कुछ आएगा 25, 15, 20, 25, 30, 25, 20 से 25 मतलब 5 ही स्टूडेंट्स है मेरे पास साइंस में। कॉमर्स में मेरे पास में 10 है, और आर्ट्स में मेरे पास में 10 स्टूडेंट है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये दिख ही रहा है क्लियरली। और 2006 में मेरे पास में आर्ट्स में कुछ अच्छी खासे स्टूडेंट आ गए, कॉमर्स में थोड़े कम आए, लेकिन साइंस में भी थोड़े बढ़ गए। कॉमर्स में कम आए, लेकिन इस बार साइंस में एडमिशन अच्छी हो गई थोड़ी। पिछले बार से देखो, पिछले बार से स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे देखो है ना, स्लाइटली थोड़ा ऊपर है, मतलब साइंस में अच्छी एडमिशन हुई है थोड़ी। और यहाँ पे कॉमर्स देखो तो कॉमर्स तो अच्छा खासी कम एडमिशन हुआ है कॉमर्स में, है ना। इतना रीजन कम एडमिशन लिया लोगों ने। सो ये हो गया तुम्हारा सब डिवाइडेड ग्राफ। मतलब एक ही जगह पे मेरे को 3 या 4 या 5 एक ही बार में मैंने 3-4 चीजें बता दी। ये हो गया मेरा सब डिवाइडेड ग्राफ, बार डायग्राम।
So bar diagram is divided into 3 types. What bar diagram means? What bar diagram means is nothing but rectangular shaped का एक मेरा ग्राफ होता है जिसकी विड्थ इक्वल होती है, लेकिन विड्थ इक्वल होती है, और अगर मैं आपको बोलूं तो हाइट सिर्फ उसकी क्या होती है, वेरिंग हाइट हो जाता है, वेरिंग हाइट। ठीक है, चलो अब आ जाओ लास्ट डायग्रामेटिक में, लास्ट पे आ जाओ। डायग्रामेटिक ही ग्राफिकल है, डायग्रामेटिक में लास्ट में आ जाओ पाई डायग्राम। ओके, पाई डायग्राम क्या होता है? इट शोज अ कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएंट एज अ पार्ट ऑफ सर्कल। मतलब मैं क्या करता हूं बेसिकली, बहुत सी बार जनरली अपन देखते हैं तो ये पॉपुलेशन के या लिटरेसी रेट में बोलो या एग्रीकल्चर का कितना ये है, मतलब ये ना तुम्हारे मोबाइल में भी आता है बहुत सी बार। मोबाइल में भी जब तुम देखोगे ना स्टोरेज में, तुम मोबाइल का स्टोरेज देखोगे ना तो वो ये फॉर्म यूज करता है, वो बताता है कि इतना % मिसलेनियस है, इतना % तुम्हारा इमेजेस है, इतना % तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, इतना % तुम्हारा म्यूजिक फाइल है, इतना % तुम्हारा वीडियोस पड़े हुए हैं, इतना % यानी कि इतना पोर्शन ऑफ द पाई। मतलब जैसा अगर मैं समझो ये सर्कल निकालता हूं, ठीक है, सो वो बता देगा कि लाइक इतना % तो म्यूजिक है, फिर वो बता देगा कि इतना % तो वीडियो है, फिर वो बता देगा इतना % तो डॉक्यूमेंट है, फिर वो म्यूजिक, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, और ये रहा सॉन्ग्स थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ मैं। ठीक है, सॉन्ग्स है इतना, और बाकी ये मिसलेनियस है, बाकी ये क्या है, इतना पूरा मिसलेनियस है। सो ये तुमने देखा रहेगा बहुत सी बार, यहाँ पे वो म्यूजिक लिख लेते और यहाँ पे फिर वो लोग साइज लिख लेते, कितना यहाँ पे इतना % कोई लिखता है, कोई % लिखता है, जैसे मैंने यहाँ पे % लिखा है, कोई यहाँ पे साइज लिख देगा नंबर में, डिपेंड्स अपॉन देयर मतलब पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको कैसा चाहिए। ठीक है, सो पाई डायग्राम क्या होता है बेसिकली, आप आपके डेटा को एज अ सर्कल का कंपोनेंट बताते हो, आप आपके डेटा को एज अ सर्कल का कंपोनेंट बताते हो, तो वो होता है पाई डायग्राम। एंटायर डेटा, सेकंड पॉइंट क्या है, तो एंटायर डेटा इज डिवाइडेड इन डिफरेंट सेक्टर्स। सो कुछ सेक्टर्स में डिवीजन कर देते हैं अपन। ओके, जैसे कि मैंने जो यहाँ पे किया है वो मैंने आई गेस एग्रीकल्चर का किया है, सर्विस सेक्टर का और बिजनेसमैन का किया। सो जो मेरा ब्लू रेड है, ये जो मेरा रेड है ये हो गया एग्रीकल्चर का, मेरा जो ब्लू है वो हो गया बिजनेस। ठीक है, और मेरा जो सर्विस सेक्टर वाले ज्यादा होते हैं ना, ठीक है, बिजनेस वाले कम होते हैं ना, बट ठीक है चलो जाने दो, जो है वो है। और ये हो गया मेरा सर्विस सेक्टर, और ये हो गया मेरा सर्विस सेक्टर। अब मैंने इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, 40 40 80, और अच्छा हाँ वही तो मैं बोला, ये 30 होना, ये 30% 70 और ये 100। सो देखिए सर्विस सेक्टर में लोग वैसे भी ज्यादा जाते हैं, सो यहाँ पे वैसे भी ज्यादा आ गए, यहाँ पे वैसे भी ज्यादा आ गए। ओके, और देखोगे तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर में ज्यादा आ गए और बिजनेस सेक्टर में थोड़े कम, और एग्रीकल्चर में सबसे कम है अपने यहाँ पे, है ना। सो वो अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है जैसा भी अपने यहाँ पे। मैं थोड़ा चेंजेस कर देता हूं यहाँ पे, ये हो गया मेरा 20%। ये एक्यूरेट नहीं है, बस मैं एक अंदाजा ले रहा हूं इसलिए तुमको ऐसा दिखेगा, ये एक्यूरेट नहीं है। ये एग्रीकल्चर मेरे 20% है, 40% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय सर्विस सेक्टर पीपल, 40% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय सर्विस सेक्टर पीपल, 20% बाय एग्रीकल्चर एंड रिमेनिंग 30% बाय नॉट 30, अच्छा हाँ ये 30 ले लेता हूँ और ये 50। चलो अब डेटा अच्छे से बन गया, ये 50 और ये 30 सही है। देखो 50% सर्विस सेक्टर में लोग हैं, मतलब एक पॉपुलेशन है मेरे पास में मेरे इंडिया की, सो उसमें ऐसा बता रहे हैं कि इंडियंस 50%, फॉर एग्जांपल इंडियंस 50% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में है, 30% बिजनेस में, 20% एग्रीकल्चर में, फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो ये हो गया मेरा डेटा। अब मैटर क्या है एक्चुअली पता है क्या, ये जो 30% 40% जो है ये तो ठीक है, अपने को टोटल एंगल बताने का है कि इसका एंगल कितना है ना। अब मेरे को एक बात अच्छे से पता है, अब मेरे को एक बात काफी अच्छे से पता है, या एंगल मतलब क्या हो गया, ये एंगल नहीं है, ये मेरे पास में परसेंटेज है कि मतलब ये जो है ये 30% है, पर एंगल कितना है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो पार्ट बताता है ये क्या बताता है, ये जो ये एंगल है बेसिकली, और ये जो ये क्या है 30% ऑफ द
बिजनेसमैन है इसमें, ठीक है। ये जो है ये क्या बता रहा है 50% सर्विस, ये सर्विस सेक्टर, और ये जो है ये 20% एग्रीकल्चर। मेरे को एंगल बताने का कि एंगल एक सर्कल में कितना एंगल होता है। सर्कल का एक्चुअली देखा जाए तो पूरा 360 डिग्री घूमता है ना। अब मेरे को, और ये टोटल परसेंटेज कितने है मेरे पास में 100% है, ठीक है। अब मेरा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, लेट्स से मेरे को बताना है एंगल ऑफ बिजनेस वाले का एंगल कितना है। ये एज अ पाई इसमें इसका बिजनेस वाले का एंगल कितना है, एग्जाम में आ सकता है। सो इसके लिए इस पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सो मैंने बोला एंगल ऑफ बिजनेस का बताओ, बिजनेस वाले जो पीपल है उनका एंगल कितना है, फाइंड द एंगल। वो तुमको ऐसा ग्राफ दे देंगे तुमको, और वो इंफॉर्मेशन दे देंगे कुछ ऐसी वर्ड्स में, और तुमको पूछेंगे एंगल किसका कितना है। सो एंगल ऑफ बिजनेस कितना है, बिजनेसमैन लोगों का एंगल कितना है यहाँ पे। सो तुम कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट क्या है भाई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 30% डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितनी है मेरी भाई, मेरी टोटल वैल्यू है भाई 100%, लेकिन ये कितना है 360 डिग्री। सो ये आ जाएगा मेरा 360 डिग्री से मल्टीप्लीकेशन, 360 डिग्री से मल्टीप्लीकेशन। ये परसेंटेज तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, कोई सेंस नहीं बनता इसका। सो इसका एंगल कितना हो गया बिजनेस का 108 ऐसा। सो ये आ गया तुम्हारा एंगल। और ऐसे तुम बाकी का भी निकाल सकते हो। एग्रीकल्चर का तुम निकालो 20/100 इंटू 360, सो वो तुम्हारा कुछ दे देगा 1/5 और कुछ पॉइंट में आएगा, और ये 50% आ जाएगा। सो ये 1/2, ये 18। ओके, सो ये ऐसे कुछ तुम्हारे आंसर्स आएंगे। और ये टोटल तुमको पता ही है कि टोटल सर्कल 360 डिग्री होता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू फाइंड द एंगल एंड दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ पाई डायग्राम फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। सो आपको अगर बोल दिया है कभी कि भाई इतनी डेटा है, तो अपन ने बहुत सी बार अपन देखते हैं कि लिटरेसी रेट के लिए भी यही यूज होता है। बहुत सी बार होता है कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं वो लोग, और वो लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये ऐसा डिवाइड कर लिया है। ये इलिटरेट भी नहीं है, मतलब जिनके पास एजुकेशन ही नहीं है, नो क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, और यहाँ पे है हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग, मतलब यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस पीएचडी वो सब लेवल के, और यहाँ पे विदाउट एनी ग्रेजुएशन है, मतलब 10th या 12th पास है सिर्फ। ऐसा भी बनता है कई सी जगह पे, कहीं भी कैसा भी आपको चाहिए, आपके पास में डेटा हो तो आप अपना बराबर पाई चार्ट बना सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो इस मैंने तुमको पहले ही कहा है पिछले सेशन में भी कि आप मॉड्यूल पढ़ के रखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे को फास्ट एक्सप्लेन करने में, क्योंकि थ्योरेटिकल स्टफ है, इतना कुछ है नहीं उसमें, तुम खुद से पढ़ के भी समझ सकते हो ये सब चीज़ें। एनीवेज, अब आ जाओ ग्राफिकल पे। इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है थोड़ी, हिस्टोग्राम वगैरह ये सब अच्छी चीज़ है ये सब। तो भाई ग्राफिकल में होता क्या है, ये मैं मिटा दूँ आप लोग को लिखने के लिए, पॉज करके लिख लिया होगा, या तो फिर मैं थोड़ा बता देता हूँ। चलो पॉज करके फटाक से लिख लेना इसे, शाबाश। चलो इसे भी पॉज करके फटाक से लिख लो, ये बहुत इरिटेटिंग होता है। शाबाश। पाई डायग्राम को भी लिख लो ये एग्जाम्पल के साथ में। परसेंटेज कैंसिल हो जाता है बाय परसेंटेज, ठीक है। चलो अब मिटा देता हूं मैं ये। चलो अब आ जाओ ग्राफिकल पे। ग्राफिकल में आता है सबसे पहला हिस्टोग्राम। ये क्या है, तो एक 2 डायमेंशनल डायग्राम है, ओके। और इसमें होता क्या है, सीरीज ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल होते हैं विद बेस एज इंटरवल बिटवीन क्लास बाउंड्रीज ऑन एक्स एक्सिस। मैंने तुमको बोला था क्लास बाउंड्रीज बोलो या तो फिर इंटरवल बिटवीन क्लास बाउंड्रीज। जो क्लास के इंटरवल्स होते हैं, जैसे ये रहा यहाँ पे, वो उनका बेस हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे तुम्हारे क्लास इंटरवल्स होंगे, और उन क्लास इंटरवल के ऊपर तुम्हारा क्या बनेगा, हिस्टोग्राम। सो ये तुम्हारा कुछ ऐसी भाषा में वो बोलना चाहते हैं जो मैंने अभी ड्रॉ किया था यहाँ पे, कि द सीरीज ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल विद बेस एज, सीरीज है वर्टिकल रेक्टेंगल्स की, विद बेस एज इंटरवल बिटवीन क्लास बाउंड्रीज ऑन किस पे,
एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस। अब क्लास इंटरवल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं या तो फिर अनइक्वल होते हैं। इक्वल क्लास इंटरवल रहा तो ऐसे इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है? एक ऐसा क्लास इंटरवल जिसमें आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो 0 5 5 10 10 15 15 20, ये हो गया आपका इक्वल क्लास इंटरवल। इंटरवल इसका इक्वल है, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 10 15 30। सो अब यहाँ पे आप देखोगे डायग्राम, उसमें उन्होंने क्या बोला था, हिस्टोग्राम क्या है? 2 डायमेंशनल डायग्राम है जिसमें सीरीज में रेक्टेंगुलर बार्स रहते हैं, रेक्टेंगुलर बार बोलो या सीरीज में वर्टिकल रेक्टेंगल्स रहते हैं, जिसमें बेस क्या रहेगा तुम्हारा? बेस जो रहेगा दैट इज एक्स एक्सिस, वो रहेगा तुम्हारा क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री यानी क्या हो गया कि ये जो रहता है यहाँ पे ये 5 आ गया, 0 से 5 मतलब ये मेरा 5 क्लास बाउंड्री, 10 15 20 ये मेरी बाउंड्रीज है, जहाँ पे एक क्लास खत्म हो रहा है दूसरा क्लास चालू हो रहा है ना। सो जैसे यहाँ पे ये 5 मेरा क्लास बाउंड्री आ गया, ओके। सो इसका मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया 0 से 5 के लिए। 0 से 5 के लिए डायग्राम देखो, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 5 ही थे। लेकिन 5 से 15 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 से 10 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 थे, तो ये 15 पे आ गया। और 10 से 15 के लिए 20 थे, तो ये 20 पे आ गया। और भी आगे थे पर मैंने निकाला नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जा रहा था, मैंने निकाला नहीं आगे। 15 से 20 भी आएगा, वो यहाँ ऊपर यहाँ तक कि किधर तो भी जाएगा, ठीक है। सो ऐसा चलते जाएगा। ये जो सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स बन रहा है इसे बोलते हैं हम हिस्टोग्राम, ठीक है। लेकिन अगर 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 अनइक्वल क्लास इंटरवल रहा तो अनइक्वल कैसा होता है भाई? देखो यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे कितने? 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये हो गया मेरा अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब पहले तो अनइक्वल क्लास इंटरवल जब भी आता है तब आपका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि फर्स्ट मेक इट इक्वल। इक्वल कैसे करेंगे? तो ये रहा उसका फॉर्मूला, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। एडजस्ट फ्रीक्वेंसी यानी क्या कि आप उसको एडजस्ट कर रहे हो, वो क्या रहेगा? विड्थ ऑफ द लोअर क्लास डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ अनइक्वल क्लास। क्या रहेगा? विड्थ ऑफ द लोअर क्लास डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द अनइक्वल क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिपीट हुए हैं वो। जैसे यहाँ पे 0 से 5 के लिए 5 स्टूडेंट है, 5 से 8 के लिए 15 स्टूडेंट है, 5 से 12 के लिए 20 स्टूडेंट है और 12 से 17 के लिए 30 स्टूडेंट है। सो ये जो है ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई अनइक्वल क्लास इंटरवल की। और मैं अगर समझो इसकी विड्थ निकाल रहा हूं तो मैं इसका ही फ्रीक्वेंसी लूंगा, इसकी ही फ्रीक्वेंसी लूंगा, दैट इज 5। अगर समझो मैं इसकी विड्थ निकाल रहा हूं सो मैं इसका ही फ्रीक्वेंसी लूंगा, ओके। सो ये था मेरा अनइक्वल। और ये एडजस्टेड विड्थ ऑफ लोअर क्लास, ये विड्थ कैसे निकालते हो अपन बाद में सीखेंगे, जैसा मैंने तुमको बोला। अभी यहाँ पे इतना कुछ रेलेवेंस नहीं है इसका, बट फिर भी देख लो, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वी आर मेकिंग इट इक्वल सो दैट वो कैसे होता है? विड्थ ऑफ द लोअर क्लास इंटरवल, लोअर क्लास इंटरवल का विड्थ डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द अनइक्वल क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ द अनइक्वल क्लास इंटरवल इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। जो पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की अपन बात कर रहे हैं वो। सो ये था हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक 2 डायमेंशनल डायग्राम है जिसमें वर्टिकल सीरीज ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल्स होते हैं, जिसमें 2 तरीके की सीरीज आती है, एक तो इक्वल सीरीज, एक तो अनइक्वल क्लास इंटरवल आते हैं इसमें 2, एक तो इक्वल क्लास इंटरवल और एक अनइक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनइक्वल रहा तो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट वी हैव टू चेंज द क्लास इंटरवल टू इक्वल एंड देन वी फॉर्म अ ग्राफ। और वो कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है आपके पास में, ओके। सो किसको लिखना है तो प्लीज राइट इट डाउन क्विकली, ओके। मैं पॉज करके लिख लिया होगा तुमने, मैं समझ रहा हूँ। ये रहा यहाँ पे, चलो प्रीटी गुड, तुमने लिख लिया, मैं रुक लिया। अब मैं चलता हूं आगे। डिफरेंस बिटवीन बार एंड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और इसमें स्पेस रहता है क्या हिस्टोग्राम में? अभी देखा अपन ने हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है स्पेस? क्योंकि उसका जो एक्स एक्सिस है वो क्लास बाउंड्रीज है। और तुम यहाँ पे देखोगे तो 5 पे खत्म हो रहा है, 5 पे स्टार्ट हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है, 5 पे स्टार्ट हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है, 10 पे स्टार्ट हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है, 10 पे स्टार्ट हो रहा है, 15 पे खत्म हो रहा है, 15 पे स्टार्ट हो रहा है, 15 पे खत्म हो रहा है, 15 पे ही स्टार्ट हो रहा है।
तो इसलिए वो कनेक्टेड रहेगा एक दूसरे से। कैसा रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। बार में स्पेस रहता है क्या? यस, बार डायग्राम में तो स्पेस रहता ही रहता है। विड्थ हिस्टोग्राम में इंपॉर्टेंट है, बार में भी इंपॉर्टेंट। हिस्टोग्राम में कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे क्लास इंटरवल आ गया और क्लास इंटरवल एक जैसे रहेगा। अनइक्वल रहा तो उसको क्या करते हैं? पहले इक्वल करते हैं। अनइक्वल रहा तो क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। हेंस उसमें विड्थ सेम ही रहेगी। वेरिएबल, अब यहां पे देखो हिस्टोग्राम में ये जो वेरिएबल थे, मैंने तुमको कल मतलब पिछले सेशन में क्या बताया था कि दीज आर ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्म। जब कभी भी ऐसा फॉर्म में आ जाता है कोई भी सीरीज मेरे पास में, कोई भी डेटा, ये कैसे फॉर्म में होता है? कंटिन्यूअस। सो हिस्टोग्राम क्या हो गया? मेरा कंटिन्यूअस डेटा हो गया। वहीं ऑन द अदर हैंड मेरा बार डायग्राम जो है वो डिस्क्रीट भी रह सकता है और कंटिन्यूअस भी रह सकता है। ओके, सो नेक्स्ट मोड। अब यहां पे क्या होता है? हिस्टोग्राम में अपन फ्रीक्वेंसी के दम पे भी ग्राफ बना सकते हैं। मतलब मोड यानी क्या होता है? मोड एक ऐसा टर्म है जिसमें जो चीज ज्यादा रिपीट होती है उसके बेसिस पे ग्राफ बना रहे अपन। जैसे ये 5 बार रिपीट हुआ, ये 15 बार रिपीट हुआ। वेयर एज इन बार डायग्राम नॉट पॉसिबल, हिस्टोग्राम में पॉसिबल है। जी, हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में का डिफरेंस, दे लुक लाइक सेम बट दे आर नॉट, दे लुक लाइक सेम बट दे आर नॉट। एनी हाउ, सो ये था तुम्हारा हिस्टोग्राम। ओके, अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे। इट्स रियली सिंपल, तो इसलिए इतना कुछ इसमें मैं डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। इतना भी मैं ऊपर से नहीं लिया कि बहुत मैंने चीजें मिस कर दी, ऐसा भी कुछ नहीं है। एनीवेज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूस। फ्रीक्वेंसी को जब अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो होता है मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या भाई? 30,000 वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो 4 लोग 30,000 के हैं, 5 लोग 50,000 के हैं, 10 लोग 20,000 के हैं। सो जब फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो डेटा, ये जो मैं बोल रहा था 10,000, 20,000, 30,000, ये हो गया डिस्क्रीट। 10 से 15,000 के बीच वाले लोग कितने हैं? 15 से 40,000 के लोग कितने हैं? 40 से 45,000 के लोग कितने हैं? एक कॉमन विड्थ ले लेंगे अपन, क्लास इंटरवल। 0 से 5,000 के लोग कितने हैं? 5,000 से 10,000 के लोग कितने हैं? 10,000 से 20,000 के लोग, 15,000 के लोग कितने हैं? 15,000 से 20,000 कमाने वाले लोग कितने? ये जो टाइप ऑफ डेटा था ये क्या था? मेरा कंटिन्यूस। और दोनों सीरीज में, डिस्क्रीट बोलो या कंटिन्यूस बोलो, दोनों में फ्रीक्वेंसी आती है। अब ऐसी फ्रीक्वेंसी अगर आती है सो उसका जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है? सो ऐसी जब फ्रीक्वेंसी आती है या उन फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जब निकलता है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और वो कैसे ड्रॉ किया जाता है? ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टॉप रेक्टेंगल्स ऑफ हिस्टोग्राम। टॉप ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ हिस्टोग्राम के टॉप पार्ट के मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। और वो जब ज्वाइन करने के बाद में डॉटेड, वो जो डॉट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं लाइन के थ्रू, तो मेरे को जो ग्राफ मिलेगा दैट इज माय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एंड एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। ये होता है इसलिए कि देखो, अभी देखो यहाँ पे बेसिकली ये इतना पार्ट छूट गया। तुम बोलोगे कि हिस्टोग्राम तो बेसिकली सर ये हो गया ना, हिस्टोग्राम तो ये दे आर द सेम डायग्राम, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये तो इतना पूरा पार्ट था, ये तो इतना पूरा पार्ट था, यहां पे तो इतना पूरा पार्ट है नहीं, यहां पे कितना सा पार्ट लिया हुआ है? यहां पे तो सिर्फ इतना सा पार्ट लिया हुआ है। पर जब तुम यहां पे नोटिस कर रहे हो कि तुमने यहां पे इतना पार्ट छोड़ दिया है, तो तुम यहां का भी नोटिस करो कि तुमने यहां पे ये एक्स्ट्रा ले लिया है। एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या बोला है? एरिया ऑफ हिस्टोग्राम के बराबर है। सो बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में यह आता है कि भाई एरिया तो ये स्क्वायर का निकालेंगे, सो ये बराबर कैसे होगा? तो ये बराबर उस बेसिस पे होता है कि वो अगर कोई पार्ट छोड़ रहा है तो एक्सेस वाला पार्ट काउंट कर रहा है। जैसे यहां पे वो इतना पार्ट छोड़ रहा है तो इतना पार्ट काउंट कर रहा है, यहां पे वो इतना पार्ट छोड़ रहा है, इतना पार्ट छोड़ रहा है, लेकिन इतना और ये इतना पार्ट काउंट कर रहा है। सो जहां पे वो चीज कोई छोड़ देता है उसके खिलाफ, तो वहां से वो चीज खुद के लिए ले भी लेता है, वहां से वो खुद के लिए कोई भी चीज ले भी लेता है। सो ये हो जाता है एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी और एरिया ऑफ पॉलीगॉन।
आया समझ में? सो एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी और एरिया ऑफ पॉलीगॉन हमेशा इक्वल क्यों रहते हैं? जस्ट बिकॉज कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन में कोई चीज़ छूटती है तो कोई चीज़ एक्स्ट्रा में आती भी है, और इसलिए एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है। सो ये था मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? कुछ भी नहीं, जब हिस्टोग्राम्स के रेक्टेंगल्स का मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन कौन से मिड पॉइंट? टॉप ऑफ द रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मैं अगर ज्वाइन करके जो ग्राफ बनाऊंगा वो मेरे को मिलेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो एरिया रहेगा वो एरिया किसके बराबर रहेगा? हिस्टोग्राम के बराबर रहेगा। इतना ही काफी है तुम्हारे लिए समझना। ओके, अब आ जाओ ऑगिव पे। ऑगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे अब तुम्हारा ना ऑलमोस्ट खत्म होने आ रहा है, ये खत्म हो जा रहा है बस दोस्तों, ये और ये हो चुका है। अब बचा है सिर्फ ऑगिव। ओके, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऑगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने तुमको बताया था जब लेस देन और इक्वल, जब लेस देन और मोर देन आ जाता है उस समय पे क्या आ जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है ना? ये बात हमेशा ध्यान रखोगे। जब लेस देन और मोर देन आ जाता है तब क्या आ जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिक्चर में प्लेस करती है। सो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? मतलब यहां पे क्या था? यहां पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? नीचे तुम क्लास बाउंड्रीज ले लो और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लो, खत्म हो गया। बस एग्जैक्टली सेम, बस फर्क इतना रहेगा, यहां पे तुम क्या ले रहे थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज तो रहेंगी, क्लास बाउंड्री तो रहेंगी, लेकिन अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएंगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है? अगर समझो मैं तुमको बता दूं एक आसान भाषा में, ठीक है, ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, अब देखो, मार्क्स है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20 में से, ठीक है, मैक्सिमम 15 मिले। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर है 5, इधर है 6 और इधर है 10। तो मैं निकालता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मेरी क्या हो गई? ये मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी एक्चुअली देखा जाएंगे तो, है ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिपीट जो हो रहा है वो। ये क्या है मेरा? क्लास बाउंड्री या क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल, जो भी तुमको बोलना है वो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पहले की 5 आती है, लेकिन अब 5 प्लस ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इसमें ऐड होती है, ये हो गया मेरा 11, ये हो गया मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट ये 11, ये 10 में 21। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये कैसे है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। और बाई चांस कभी ऐसा आ जाए तुम्हारे पास में, ठीक है ना, ये दूसरा टाइप का CF है। अब मैं इस ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, देखो कैसा 10, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो एग्जैक्टली उल्टी होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जैक्टली रिवर्स होती है। मतलब क्या? ये हो गया मेरा इंक्रीजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा पूरा। जो मैं कैसे ऑर्डर में लिखूंगा? रिवर्स ऑर्डर में। मतलब क्या हो गया? अब मैंने यहां पे लिखा 10, 10 प्लस 6 ये 16, 16 प्लस 5 ये 21, ये आ गया मेरा। और ये क्या हो गया मेरा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। और ये क्या हो गया मेरा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसा बोलो तो भी चलेगा, वैसा बोलो तो भी चलेगा, कैसा लिखा? या तो तुमको अगर उल्टे सेंस में देखना है तो अगर तुमको ऐसा देखना है, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? 21 माइनस 5 16, 16 माइनस, यहां पे मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ 16 माइनस 6 10, मैं 11 में से माइनस कर रहा था, सॉरी।
21 माइनस 6, सॉरी 21 माइनस 5, 21 माइनस 5 करो आपको 16 मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 5 प्लस 6 किया। 16 माइनस 6 करो आपको यहाँ पे 10 मिल जाएगा, जो लास्ट अमाउंट है आपकी। देखो, अगर आप जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट की सेम रहती है, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर से जाते हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले की सेम रहती है, पहले की क्या रहती है, सेम। सो ये तो तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है कि तुम क्यूमुलेट करके लिखते हो फ्रीक्वेंसी को, और अब तुम इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे ग्राफ बनाते हो। तो ये हो गया तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ या ऑगिव कर्व। ये हो गया तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ या ऑगिव कर्व। तो अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, और भी अपन उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ही आने वाले चैप्टर्स में। सो इसलिए बस मेरे को यहाँ पे तुमको ग्राफ कैसे निकालना है वो सिखाना है, इसलिए मैं बहुत एक इंट्यूटिव आइडिया दे रहा हूँ तुमको कि भाई होता क्या है, एक बेसिक आइडिया थ्रो कर रहा हूं मैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, कि तुम क्यूमुलेट करके लिखते हो आने वाली फ्रीक्वेंसीज को, और इसका काम आता है बहुत सी जगह पे, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका यूजेज बहुत अच्छे लेवल पे है, इसलिए इसको हल्के में मत समझो कि लाइक अभी नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, बाद में जरूर समझेगा। पर होता बस कुछ नहीं है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर की, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर की और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर की। इंक्रीजिंग ऑर्डर की यानी क्या हो गया कि जब तुम फ्रीक्वेंसी को आने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करके लिख दोगे तो ये जो होगा ये हो गया तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 11, 21। और जब तुम आखिरी वाली फ्रीक्वेंसी के साथ में ऐड करके लिखोगे ये हो गया तुम्हारा, ये इंक्रीजिंग में हो गया पिंक वाला, और ये हो गया ग्रीन में डिक्रीजिंग ऑर्डर। वो कुछ भी जाने दो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात की बात है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ के फ्रीक्वेंसी अगर आप बना दो तो आपका हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे तक जब भी तक अपन पढ़ते आ रहे थे, यहां पे तक क्या अभी तक आप क्या कर रहे थे, वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी को ले रहे थे। जैसे कि क्या सर, ये देखो, तौबा तौबा तौबा, ये देखो और ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन अब किस्सा कैसा हो गया, अब फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है वाई एक्सिस पे। जब कभी भी वाई एक्सिस पे अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई तो उस समय पे आपका आ जाता है ऑगिव कर्व। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कितने टाइप है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दो टाइप है, लेस देन ऑगिव, मोर देन ऑगिव। ये कैसे 5 है ना, ये पिंक की सबसे बेस्ट हाइलाइटर है मेरे हिसाब से। लेस देन ऑगिव, मोर देन ऑगिव। लेस देन ऑगिव रहेगा तो उस समय पे अब टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दो टाइप की फ्रीक्वेंसी आ गए, एक लेस देन ऑगिव और एक मोर देन ऑगिव। ये ऑगिव किस सेंस में बोल रहे हैं ये लोग, ऑगिव किस सेंस में बोल रहे हैं, ये ऑगिव ग्राफ के सेंस में बोल रहे हैं, ठीक है ना, ग्राफ के सेंस में बोल रहे हैं। तो अब अगर लेस देन ऑगिव रहा तो तुम्हारा इंक्रीजिंग कर्व रहेगा, कर्व एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ओके। और दूसरा तुम्हारा सीएफ जो रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि तुम यहां पे नीचे देख सकते हो, ये मार्क्स है, ये स्टूडेंट के फ्रीक्वेंसी है और ये उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। मैंने क्या किया, मैंने ये 10 को एज इट इज रखा और ये 10 को ये 20 में ऐड करके ये यहां पे लिख दिया। फिर ये 30 को मैंने यहां ऐड किया और वो मैंने यहां पे लिख दिया, और ये 60 को मैंने यहां ऐड किया इसके साथ में और वो मैंने यहां पे लिख दिया, और ये 40 को मैंने इसके साथ ऐड कर दिया 110 को, तो मेरे को जो अमाउंट मिला वो यहां पे लिखा। तो ये जो मैंने प्रोसेस किया है, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट माय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसका अगर मैं अब ग्राफ निकालूं, ये 10, 30, 60, 110, 150 का, सो ये मेरा ग्राफ इस तरीके से आएगा कुछ। मैंने आगे के ग्राफ कंसिडर नहीं किए, मैं 60 पे रुक गया हूं, सिर्फ ऐसा समझो मैं 60 पे ही रुका हूं, ओके मैं 60 पे रुक गया हूं, बट आगे भी ग्राफ जाएगा। सो ये ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये पहले 10 था, अब बाद में 30 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 110 हो गया और फिर 150 हो गया। सो द ग्राफ इज इंक्रीजिंग और इसलिए लेस देन ऑगिव। तो क्यूमुलेटिव के कितने टाइप है भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दो टाइप है सर, लेस देन ऑगिव, मोर देन ऑगिव। ऑगिव कर्व बोलो या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलो, बात एक ही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर पहले ग्राफ जब बनेगा तब एक्स एक्सिस पे हमारा होगा क्लास बाउंड्री, एक्स एक्सिस पे होगा क्लास बाउंड्री, वाई एक्सिस पे होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दो पार्ट, लेस देन ऑगिव, मोर देन ऑगिव। लेस देन ऑगिव क्या बोलता है? लेस देन ऑगिव बोलता है कि कर्व मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा और CF मेरा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, CF मेरा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। वेयर एज मोर देन क्या रहेगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट। मोर क्या रहेगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट। किसका? लेस देन ऑगिव का, लेस देन ऑगिव का। कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा कर्व और CF भी क्या रहेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। CF भी क्या रहेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। मतलब क्या? मतलब मैं सीधा सीधा आपको बोल दूं तो आपका जो सबसे आखिरी वाला रहेगा CF, वो सबसे पहला रहेगा। मतलब यहां आएगा 150, फिर यहां आएगा 150 माइनस ये डिक्रीजिंग है ना, यहां आएगा 40, 90, 120, 140, कुछ तो गलत हो गया। हाँ ठीक है, जैसा भी है। सो ये तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया 150, 140, 120, 90, 40। सो ये था तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर का और डिक्रीजिंग ऑर्डर का टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके ग्राफ कैसे दिखते हैं तो ये तो तुमको पता ही, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये रहा ग्राफ यहाँ पे, ये तो सब कुछ बताता है, ये मेरे को यहाँ पे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेस देन ऑगिव, मोर देन ऑगिव, ये जब ऐसे जब जाता है ग्राफ तब इसको इंक्रीजिंग बोला जाता है, इसको डिक्रीजिंग बोला जाता है। ये लेस देन ऑगिव, ये मोर देन ऑगिव। और इसके यूजेस कहाँ होते हैं? तो इट हेल्प्स अस इन कंप्यूट मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल फैसिलिटेटेड पर कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी अपने को ये कंपैरिजन करने को हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप एक ही ग्राफ में अगर दो फ्रीक्वेंसी अगर आप लेते हो, एक ही ग्राफ में मोर देन और लेस देन क्यूमुलेटिव निकाल दो, मोर देन ऑगिव और लेस देन ऑगिव निकाल लेते हो इस हिसाब से, तो इनका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है, ये इंटरसेक्शन का पॉइंट अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे और अगर आप नोटिस करोगे एक्स एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा मीडियन, ये होगा आपका डेटा का मीडियन। ये होता है कमाल ऑगिव कर्व का। हो गया वैसे भी हमारा, ये होता है कमाल ऑगिव कर्व का। तो भाई ऑगिव कर्व होती क्या है? ऑगिव कर्व में इंपॉर्टेंस है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? एक तो सारे आने वाले एलिमेंट्स को ऐड करते चलो या तो रिवर्स ऑर्डर में ऐड करते चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा नहीं तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। पहले 150 फिर 140 ऐसा आ रहा था अपना कुछ, वॉट एवर इट इज। ठीक है, उससे अपने को कोई लेना देना है नहीं। ओके, एनीवेज, सो ये था तुम्हारा ऑगिव कर्व। और यहाँ पे अपना मैं तुमको बता दूं तो ये खत्म होता है। यस, ये फास्ट था और फास्ट ही रहेगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगेन एंड अगेन आप मॉड्यूल पढ़ो, आप खुद से करने की कोशिश करो। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है मैंने पूरा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है। यहाँ पे अच्छा खासा तुमको लिख के रख दिया है मैंने, सब कुछ अच्छे से लिखे हुआ है नीटली। आप इसको ही एज इट इज लिख लीजिए, काफ़ी है। एल्स मैंने आपको बोला है कि मॉड्यूल पढ़ते टाइम पे आपको जो लगा होगा या मेरे से जो छूट गया होगा वो इन नोट डाल दो आपके रजिस्टर्स में। दूसरा, आप मॉड्यूल की एक्सरसाइज करो। मॉड्यूल की एक्सरसाइज पूरी थ्योरेटिकल है, सो मोस्टली मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। और कुछ नहीं होगा तो वो क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे लिख दो, ऑप्शंस मत लिखना, लेकिन जो ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर वो लिख देना। मतलब सो एंड सो एंड सो एंड सो डैश रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन ABCD रहेगा, तो समझो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन ए होगा वो यहाँ लिख के ये एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में छाप देना। सो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा तुम्हारे नोट्स में। मतलब एग्जाम के दिन तुम सिर्फ ये वाली जो नोट है वो पढ़ के जाओ, काफ़ी है। ओके, काफ़ी है। ये चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं इतना, ठीक है ना, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए इसको इतना फास्ट ले लिया है। एनीवेज, वी आर डन विथ दिस चैप्टर, दैट इज द स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बची है, सो मैं वो लगे तो ये चैप्टर की इसमें डाल दूंगा, देखता हूँ मैं जैसा भी होता है। एनीवेज, सो yes, we are done with this chapter for now. Okay, so आज के सेशन के लिए तो इतना ही है। So now I can say that ये जो थे पहले तीन हो चुके हैं, ये पहले तीन अपने हो चुके हैं। मेरे को कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल टर्म्स बतानी है आप लोग को, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, सो एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।